हेलो वन, दिस इज ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। मुझे बहुत बार बोलते हैं बच्चे कि मैम एमसीक्यू करवा दो, एमसीक्यू करवा दो। एंड मैं अगर अपना स्टेक बोलूँ ना तो मुझे लगता नहीं है कि एमसीक्यू का कोई लिमिट है। इट्स ऑल अबाउट भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितना अच्छा है। अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो हाँ, बेधड़क बहुत अच्छे से तुम सारे के सारे एमसीक्यू ट्रीट कर पाओगे। कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट से ज़्यादा देयर इज़ ऑल अबाउट कि भाई कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कहीं अपनी किताब ठीक से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, उस चीज़ के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। ये नहीं बोल रही कि हम बहुत सारे एमसीक्यू या फिर जब बोलते हैं कि 100 एमसीक्यू कर लेंगे, 200 एमसीक्यू कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, जो मुझे लगता है कि जहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए, या तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है या फिर एमसीक्यू बहुत अच्छा है। क्लियर? तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला है, फर्स्ट एमसीक्यू वो है जहाँ पे मुझे लगता है कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ना इट्स जस्ट लाइक कि भाई तुम लोग ने स्टडी मैट की ये वाली लाइन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। इस वाले एमसीक्यू में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहला है, नो बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली कैरी ऑन इट्स एक्टिविटी विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉपर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? पहला है ऑडिट, दूसरा है रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट, थर्ड ईदर ए नोर बी, नीदर ए नोर बी, ना ए ना बी, डी है बोथ ए एंड बी। राइट बेटा, ये वो वाला क्वेश्चन है जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से ज़्यादा इज़ लाइक तुमने स्टडी मैट ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उसके बारे में। स्टडी मैट के चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक लाइन आती है जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी बिजनेस के अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट नहीं मेंटेन किए गए तो वो अपनी एक्टिविटी ठीक से नहीं कर सकता। राइट देख, ऑडिट का पेपर है, सिंपल सी बात है, बच्चा इतना नर्वस तो होता है, उसको लग सकता है कि भाई देख ऑडिट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑडिट का ही पेपर है, एंड रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट भी इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पे बच्चा टिक करे डी। लेकिन याद रखना तुम्हारे स्टडी मेट में एक लाइन आती है जहाँ पे लिखा गया है कि अगर किसी बिजनेस के बुक्स एंड अकाउंट ठीक से मेंटेन नहीं है, रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट ठीक से मेंटेन नहीं है, तो वो अपना बिजनेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर ऑडिट ना होके क्या है, रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट। ये वो वाला क्वेश्चन है भाई जिसके रिगार्डिंग मैं बोलूँगा, बहुत रेयर बोलती हूँ कि बेटा रट्टा मार लो, लेकिन हाँ इस लाइन का ध्यान रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट है, एज पर द एसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज पर द एसे 200 ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर क्या है? यहाँ पे सारे बच्चों को ये याद रहता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस रहे रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन याद रखना ऐसे 202 चीज़ बोलता है, क्या रीजनेबल एश्योरेंस तो लेनी ही है, उसके साथ रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एश्योरेंस लोगे और इस एश्योरेंस के बेसिस पे अपने रिपोर्ट भी प्रोवाइड करोगे। क्लियर? तो मुझे ये लगता है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो बहुत चांसेस है बच्चा लिख के आ जाए टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन याद रखना, रीजनेबल एश्योरेंस प्लस रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर द एसे 200। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। क्लियर? चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कहाँ के है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन आंसर्स की एक लिस्ट दी हुई थी, कुछ सीरीज़ दी हुई थी, उसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसमें भी हम बस वही डिस्कस कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द ऑडिटर conclude that there is a reasonable justification to change the engagement, and if the auditor work performed compliant with the essay applicable to the changing engagement, the report issue would be appropriate for the revised terms and engagement. In order to avoid the confusion, the रिपोर्ट वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू। बेटा एक बात बोलूँ, इसका एमसीक्यू से ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लगता है। इसके ऊपर तुम्हारा पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि भाई किस किस केस में आप एंगेजमेंट लेटर, मतलब तुम लोगों ने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया। आपको याद है एक ऐसे 210 जो बात करते हैं एंगेजमेंट लेटर के बारे में, और उसने बोला कि जब भी ऑडिट लो ना, काम लेने से पहले एंगेजमेंट लेटर साइन करवा लेना। अगर आपकी टर्म्स के साथ माने तो ठीक है, अगर नहीं माने तो काम मत एक्सेप्ट करना। क्लियर? उस स्टैंडर्ड के अंदर
एक और केस आता है कि भाई जब तुम लोगों ने लेटर भेजा था एंगेजमेंट लेटर तो क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने बाद में चेंज करने के लिए बोला, तो इस केस में तुम्हारा क्या एक्शन रहना चाहिए, ऑडिटर का क्या स्टेप रहेगा इस केस में कि ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट हो गया, काम कर रहे थे, अब ऑडिटर ने बोला, अब क्लाइंट ने बोला कि हमारा एंगेजमेंट लेटर चेंज कर दो, अब क्या करोगे भैया? बेटा देख, इस केस में वही दो चीज़ आती हैं। आप देखोगे रीजनेबल है चेंज करने, मतलब जो उसने बोला है वजह, रीज़न कि इस वजह से मेरा एंगेजमेंट लेटर चेंज कर दो, तो आप उसका रीज़न देखो वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल है तो दो चीज़ें होंगी, क्या होंगी? आप TCWG से डिस्कस करके काम छोड़ दोगे, क्लियर? दूसरा केस है रीजनेबल है। अब जब रीजनेबल होता है, बेटा देख ये वाला सीरीज तो हर बच्चे को याद रहता है कि अगर एंगेजमेंट लेटर आए चेंज करने के लिए बोले तो आपको चेक करना है रीजनेबल है या नहीं है। नहीं है तो काम मत कंटिन्यू करो, विड्रॉ कर दो अगर कर सकते हो तो। लेकिन अगर रीजनेबल है फिर क्या करना है? बच्चों को लगता है कहानी यहीं खत्म हो जाती है, नहीं। अगर रीजनेबल है तो आगे की कहानी क्या है? अगर आपको रीजन रीजनेबल लगता है तो भैया कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आप दो चीजें करते हो। दो चीजें क्या करोगे भैया? अब ना तो जो वो पुराना एंगेजमेंट लेटर था उसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में कहीं बात करोगे, बिकॉज वो तो चेंज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, अगर पुराने एंगेजमेंट लेटर के अकॉर्डिंग कोई प्रोसीजर किया था ना उसकी बात करोगे। बात समझ पा रहे हो? अगर तुम्हें रीजन रीजनेबल लगता है एंगेजमेंट लेटर को, क्लाइंट ने बोला एंगेजमेंट लेटर चेंज करो, अब तुम चेक करोगे रीजनेबल है या नहीं है। नहीं है तो बात खत्म। अगर है तो फिर क्या करोगे? खाली ये नहीं है कि भैया नया लेटर एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं, उसके साथ दो काम और करने हैं कि अगर एंगेजमेंट लेटर चेंज करने की जो कंडीशंस हैं वो रीजनेबल लगती हैं आपको, तो अब आप क्या करोगे? आप अब ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर, पुराने एंगेजमेंट लेटर के बारे में कोई बात नहीं करोगे, ना ही एंगेजमेंट लेटर, ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर के अंदर जो प्रोसीजर किए थे उनके बारे में रेफरेंस दोगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बने। बात समझ पा रहे हो? ठीक है जी। ये MCQ से ज़्यादा मुझे ये कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी देना था आप लोगों को, राइट? चलो, क्या क्या ऑप्शन है? द ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर और एनी प्रोसीजर दैट हैज बीन परफॉर्म इन ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर। हाँ जी, इसके बारे में आप कहीं भी बात नहीं करोगे, क्लियर? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 था कि अगर क्लाइंट ने बोला एंगेजमेंट लेटर चेंज करने के लिए तो आपको देखना है कि रीजनेबल है या नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन कि भैया कौन कौन से रीजन है जिस केस में क्लाइंट आपको अपने एंगेजमेंट लेटर को चेंज करने के लिए बोल सकता है। अगेन MCQ मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, लेकिन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडी, राइट? तो कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से क्लाइंट आपको एंगेजमेंट लेटर चेंज करने के लिए बोल सकता है? पहला, अगर सर्कमस्टांस में कोई चेंज आ गया, या फिर एंगेजमेंट लेटर जब दिया था तो क्लाइंट को कुछ और समझ में आ रहा था, अब ऑडिट करते हुए उसे कुछ और समझ में आया, देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ द ऑडिट एंड द रिलेटेड सर्विसेज, क्लियर? या फिर उसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट वेदर द इम्पोज बाय द मैनेजमेंट और कोज बाय द सर्कमस्टांस। दीज आर द 3 रीजंस जिसकी वजह से क्लाइंट बहुत बार आपको अपना एंगेजमेंट लेटर चेंज करने के लिए बोल देता है। अगेन इसका आंसर क्या रहेगा? सी, ए, इसमें से कोई भी रीजन हो सकता है, 1, 2 और 3, क्लियर? लेकिन अगेन क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकता है कि कौन कौन से रीजंस हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना याद रखना, ऐसे 210 के अंदर ना हम 2 जगह पढ़ते हैं, क्या? एक जगह पढ़ते हैं कि कौन कौन से रीजन है जहाँ पे क्लाइंट ऑडिटर को बोल रहा है एंगेजमेंट लेटर चेंज करने के लिए, तो दीज आर द सिचुएशन, क्लियर? ये 3 सिचुएशन। एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से केसेस है जहाँ पे रिकरिंग केस के अंदर ऑडिटर नया एंगेजमेंट लेटर इशू कर सकता है। रिकरिंग का क्या मतलब है? पिछली बार भी क्लाइंट था, इस बार फिर से आ गया, तो क्या हर बार नया लेटर दोगे? नहीं, लेकिन कुछ केसेस में आपको नया लेटर देना पड़ता है। तो याद रखना ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस है। पेपर में आया कि क्लाइंट ने एंगेजमेंट लेटर चेंज करने के लिए बोला, तो ये 3 कंडीशन है। पेपर में आया कि ऑडिटर किस केस में रिकरिंग ऑडिट चेंज, रिकरिंग ऑडिट के केस में ऑडिटर कब नया एंगेजमेंट लेटर भेजेगा, वो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है जी? याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्लियर?
बेटा और कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ वो करवा रही हूँ जहाँ मुझे लगता है कि भाई या तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लैरिटी मिल रहा है ये क्वेश्चन पढ़ने से, या एमसीक्यू बहुत अच्छा है, या फिर जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है प्लानिंग इज डैश प्रोसेस ऑफ एन ऑडिट। देख ये हर किसी को पता है कि प्लानिंग इज कॉन्टिन्यू प्रोसेस ऑफ ऑडिट, मतलब एक टाइम का नहीं है, ऑल दो स्टार्टिंग में करते हैं लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है जो पहले नहीं मिली थी तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान चेंज करते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, डेट इज ऑफन बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ द प्रीवियस ऑडिट। प्लानिंग शुरू कब होती है ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया तो हाँ गड़बड़ कर सकते हो। प्लानिंग शुरू कब होती है, ऑडिट प्लानिंग शुरू कब होती है, लास्ट ऑडिट, पिछला ऑडिट जहाँ खत्म होता है ना वहाँ से नेक्स्ट ऑडिट का प्लानिंग शुरू हो जाता है, और इस बार का ऑडिट जब खत्म होता है तब जाके इस साल के ऑडिट का प्लानिंग खत्म होता है। फिर से बोल रही हूँ, पिछली साल मान लीजिए तुम लोगों ने 22-23 का ऑडिट किया, ठीक है, तो 23-24 की प्लानिंग जिस दिन पिछले साल का ऑडिट खत्म होएगा वहीं से नेक्स्ट ऑडिट का प्लानिंग शुरू हो जाता है, और इस साल के ऑडिट का प्लानिंग कब तक चलता रहता है, जब तक आप ये ऑडिट खत्म नहीं कर लेते। क्लियर। तो इट्स बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट, पिछले साल का ऑडिट खत्म होते ही ये शुरू हो जाता है इस साल की ऑडिट की प्लानिंग, और कब तक चलती है, टिल द कंप्लीशन ऑफ द करेंट ऑडिट एंगेजमेंट। ये मत लिखाना कब तक चलेगी नेक्स्ट ऑडिट की तक, नहीं नहीं, इस ऑडिट का कब तक चलेगा, जब तक ऑडिट खत्म नहीं हो जाता, तभी से कंटिन्यू बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड बाय द ओवरऑल स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी किस किस चीज के बारे में बात करती है बेटा, ऑडिट स्ट्रेटेजी बात करती है STD के बारे में, मतलब स्कोप, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, राइट। प्लानिंग किस चीज़ के बारे में बात करती है, ऑडिट प्लान बात करता है NT के बारे में, ऑडिट प्रोसीजर्स के NTE। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस बाय द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। स्कोप ऑफ ऑडिट एड्रेस करते हैं, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एड्रेस करते हैं, D स्टैंड फॉर द डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एड्रेस करते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिट। बेटा मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिट तुम्हारे स्ट्रैटेजी के अंदर कवर ना होकर किसके अंदर कवर होती है, प्लान के अंदर। ठीक है जी, चलो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक सेकेंड, अरे नेक्स्ट है, फॉर ए गिवन लेवल ऑफ द ऑडिट रिस्क द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क बियर डैश रिलेशनशिप टू द असेसमेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज अ असर्शन लेवल। भैया मुझे हमेशा रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट लगते हैं। अब एक बात बताओ, ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क से बनता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्वेश्चन है कि RMM और डिटेक्शन रिस्क में कैसा रिलेशनशिप है। बेटा देख, RMM होता है मैनेजमेंट लेवल का रिस्क, ऑडिटर इसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। डिटेक्शन रिस्क होता है ऑडिटर लेवल का रिस्क, वो इसको कम या ज़्यादा कर सकता है। तो ऑडिटर क्या करता है, वो इसकी स्टडी करता है और देखता है कि मैनेजमेंट ने गलती करी होगी, इसके कितने चांसेस हैं, इसके हिसाब से वो देखता है कि उसका डिटेक्शन रिस्क वो कम या ज़्यादा रखेगा। मतलब अगर इनहेरेंट रिस्क कम, RMM कम है तो वो डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा रखता है, मतलब काम कम करता है। लेकिन अगर RMM ज़्यादा है तो वो डिटेक्शन रिस्क कम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करके। तो कैसा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, इनवर्स, राइट। एक कम होएगा तो दूसरा ज़्यादा होएगा, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम हो जाएगा, राइट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया ये रहा, अरे एक सेकेंड बेटा, कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकेंड ये रहा। द असेसमेंट ऑफ रिस्क
दिस इज़ इम्पोर्टेंट अगेन फॉर द केस स्टडी, मतलब ये बहुत अच्छा मटेरियल है आपके लिए अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आता है। बड़े ध्यान से सुनना। असेसमेंट ऑफ द रिस्क इज अ मैटर कैपेबल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेजरमेंट रेदर देन मैटर ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट। आप जो रिस्क का असेस करते हो वो प्रिसाइज करते हो या फिर आपके जजमेंट पे डिपेंड करता है? बेटा असेसमेंट ऑफ द रिस्क प्रिसाइज तो हो ही नहीं सकता। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट मेजर कर लो कि कितना रिस्क है। ऑडिटर खाली इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट रेदर देन द प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ये दो क्वेश्चन साथ में पढ़ना भैया। ऑडिटर जो आरएमएम असेस करता है वो कभी भी प्रिसाइज नहीं कर सकता। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट नहीं कर सकता। कितना रिस्क है, कम है या ज़्यादा, ये उसकी प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग वो असेस करता है। ठीक है जी। एक और चीज़ याद रखना कि भैया ये जो रिस्क आपने असेस किया है इसको ऑडिटर क्वांटिटिव टर्म में भी प्रिस्क्राइब कर सकता है और नॉन क्वांटिटिव टर्म में भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। क्वांटिटिव टर्म मतलब आपने बोला कि भैया यहाँ पे 10% रिस्क है, 20% रिस्क है, क्वांटिटी में आइडेंटिफाई किया। नॉन क्वांटिटिव का क्या मतलब है? आपने खाली लिख दिया हाई रिस्क, लो रिस्क। तो इसके ऊपर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सकता है। इसके ऊपर बेसिकली 3 पॉइंट आ सकते हैं। क्वेश्चन आएगा क्या आरएमएम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो बनेगा कि भैया इसका मेजरमेंट कैसा है, प्रिसाइज है या फिर जजमेंट पे डिपेंड है। तो आप लिख के आओगे भैया ये आपकी जजमेंट पे डिपेंड है, इसको हम प्रिसाइज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसके साथ आपको क्वेश्चन कंप्लीट होएगा जब आप ये लिख के आओगे और इसको ऑडिटर चाहे तो क्वांटिटिव टर्म में आइडेंटिफाई कर ले या नॉन क्वांटिटिव टर्म में आइडेंटिफाई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि सही असेस होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जिसके ऊपर ये दोनों लाइन आपके आंसर में आनी चाहिए। कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है भैया? एक क्वेश्चन बनता है कि आरएमएम 2 रिस्क से बना, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क, तो क्या हम इन दोनों को साथ में स्टडी करोगे या अलग अलग में? तब भी आपका आंसर क्या बनना चाहिए? इसमें आपका आंसर बनेगा बेटा देख कि वैसे तो स्टडी मतलब वैसे तो ऐसे 315 आरएमएम के बारे में बात करते हैं, ऐसे 315 ने इन दोनों को कंबाइन स्टडी के बारे में बोला है, लेकिन उसने ये बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कंबाइन स्टडी करो। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को आप अलग अलग भी स्टडी कर सकते हो, राइट? बस इस तरीके से स्टडी करना है कि आप रिस्क सही असेस कर सको, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी इस क्वेश्चन के साथ अगेन 2 लाइनें और आपको ऐड करनी है कि जो असेसमेंट होएगा क्वांटिटिव टर्म में भी हो सकता है, नॉन क्वांटिटिव टर्म में भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज मैटर ऑफ द जजमेंट रेदर देन द प्रिसाइज। क्लियर? बात समझ पा रहे हो? अगेन ये 2 वो क्वेश्चन थे जिनसे एक बहुत अच्छा आपका उसका केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा देख, जो बहुत इजी या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि उसमें अभी हमारा टाइम लगाने का फ़ायदा है, बिकॉज आई नो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कर लोगे। ठीक है, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑन द फ्रॉड इज मेड बाय द ऑडिटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटिंग द फॉर्म। कौन से फॉर्म के अंदर ऑडिटर फ्रॉड के बारे में इन्फॉर्म करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? ADT 4 के अंदर। क्लियर? बाकी काम करते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ADT 1 कंपनी फाइल करती है कब? अपॉइंटमेंट, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के टाइम पे। ADT 2 कंपनी के ऑडिटर के रिमूवल के टाइम पे। अगर कंपनी को ऑडिटर रिमूव करना है बिफोर द एक्सपायरी तो वो कौन सा फॉर्म सबमिट करती है? ADT 2। ADT 3 कौन सबमिट करते हैं? ये करते हैं CA। अगर CA रिजाइन कर रहा है तो इस केस में उसको 30 दिन के अंदर, जिस दिन वो रिजाइन करेगा उसके 30 दिन के अंदर उसको उसको ROC के पास एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं ADT 3। क्लियर? और फ्रॉड के केस में CA कौन सा फॉर्म सबमिट करेगा? ADT 4। देख ADT 3 एंड 4 सबमिट करता है CA, ADT 1 एंड 2 किसके कौन सबमिट करता है? कंपनी, राइट जी? अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के केस में अपॉइंटमेंट में 1 है, रिमूवल के केस में 2 है, राइट? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who is the mainly responsible for implementation of the IFC in company?
इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको इम्प्लीमेंट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर्स का। क्लियर? इनको ऊपर रिपोर्टिंग कौन करता है भैया? इसके ऊपर रिपोर्टिंग करता है ऑडिटर। IFCs लगाते कौन है? डायरेक्टर्स। रिपोर्टिंग कौन करता है? ऑडिटर। इवन डायरेक्टर को भी रिपोर्ट करना पड़ता है अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रिपोर्ट करता है, ऑडिटर भी रिपोर्ट करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है द गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFCFR। IFCFR के बारे में गाइडेंस नोट किसने इशू किया? ऑफ कोर्स ICAI ने। इसका ना बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टोरी था बेटा। बेसिकली ये 2 क्वेश्चन मैं आपको इसलिए पढ़ा रही थी ताकि मैं आपको IFC वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करवा सकूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देख, कंपनीज एक्ट 2013 आया और उसने बोला कि अब से ना IFCs के ऊपर ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, क्या कंपनी ने इफेक्टिव IFC लगाए हैं कि नहीं लगाए। अगर तुम कभी डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो IFC में सब कुछ कवर होता है। लाइक बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के ऑपरेशंस के ऊपर जो कंट्रोल लगाए हैं वो कैसे हैं, फ्रॉड के ऊपर जो कंट्रोल लगाए हैं वो कैसे हैं, रिपोर्टिंग के ऊपर जो कंट्रोल लगाए हैं वो कैसे हैं, एसेट्स के सेफगार्ड के ऊपर जो कंट्रोल लगाए हैं वो कैसे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर जो कंट्रोल लगाए हैं वो कैसे हैं। इन सब के ऊपर रिपोर्टिंग करने के लिए बोला किसने? कंपनीज एक्ट 2013 ने। लेकिन ऑडिटर तो खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है और उससे रिलेटेड ही इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है। वो भी इसीलिए चेक करता था ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि उसे काम कितना करना है। अब जैसे ही ये नोटिस आया, जैसे ही ये कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन आया कि ऑडिटर को IFCs के बारे में रिपोर्टिंग करना है, तो CA कम्युनिटी के बीच में से भगदड़ मच गई कि भाई ये सारा काम अगर हम करेंगे तो इंटरनल ऑडिटर का काम हो गया, ऑडिटर का काम थोड़ी ना है। तो फिर इसके ऊपर ICAI ने फिर एक गाइडेंस नोट दिया जिसने बोला कि आप खाली उन इंटरनल कंट्रोल के बारे में रिपोर्टिंग करो जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट और सेफगार्ड ऑफ एसेट से रिलेटेड है। सिर्फ इन 3 चीज़ों के बारे में आप रिपोर्टिंग करो। इनके बारे में तो हम पहले भी चेक करते थे, राइट? तो मान लिया जाएगा कि आपने IFCs के ऊपर रिपोर्टिंग कर दिया। बात समझ पा रहे हो? तो पेपर में कभी आए क्या IFC के ऊपर गाइडेंस नोट इशू किया है ICAI ने? नहीं। ICFR के बारे में गाइडेंस नोट में लिखा गया जो ICAI ने इशू किया। कंपनी एक्ट के अंदर कहीं भी IFCFR के बारे में नहीं लिखा गया। ये गाइडेंस नोट था जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया था। उससे पहले अपने कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन, ये वाली टर्म आप कहीं नहीं पढ़ोगे। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट बात करता है इस टर्म के बारे में। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आर ऑल्सो नोन एज अ परवेसिव एंड द इनडायरेक्ट कंट्रोल। बेटा देख, IT इन्वायरमेंट के अंदर 3 तरह के कंट्रोल होते हैं। जर्नल IT कंट्रोल्स, एप्लीकेशन IT कंट्रोल्स, मतलब जर्नल IT कंट्रोल्स, एप्लीकेशंस कंट्रोल एंड IT डिपेंडेंट कंट्रोल। जर्नल कंट्रोल बेसिकली पता है कैसा है? ये पूरे के पूरे सिस्टम पे लगाया जाता है। लाइक आपने अपने फ़ोन के ऊपर पासवर्ड लगा दिया, अब फ़ोन के ऊपर ये पासवर्ड लगा है तो बाकी की एप्लीकेशन कोई खोल पाएगा कि नहीं खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा। जब पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर जो कंट्रोल लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं जर्नल IT कंट्रोल। एप्लीकेशंस कंट्रोल वो होते हैं जो पूरे सिस्टम के ऊपर ना लगा के किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे लगा दिया। आपने अपने खाली व्हाट्सएप के ऊपर कंट्रोल लगा दिया, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है। एंड IT डिपेंडेंट कंट्रोल मतलब कुछ IT कंट्रोल्स या कुछ मैनुअल कंट्रोल ऐसे होते हैं जो IT की हेल्प से लगाए जाते हैं। मतलब मैंने अपनी क्लास के लिए एक सिस्टम लगाया था कि जो पर्सन का मतलब सिर्फ वही स्टूडेंट अंदर आ सकते हैं जिनके पास आई कार्ड है। तो आई कार्ड स्कैन होता था, उसके बाद आप अंदर जा सकते थे। दिस इज़ द IT कंट्रोल जहाँ पे आई कार्ड स्कैन हो रहा है। लेकिन क्या हर बच्चा आई कैन स्कैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं है एक बच्चे ने अपना आई कार्ड स्कैन किया, दूसरा उसके साथ चला गया। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, मैंने एक भैया को भी बिठा दिया कि चेक करना सिर्फ वही बच्चा अंदर जाए जिसने अपना ID कार्ड स्कैन किया है। तो दिस इज अ IT डिपेंडेंट कंट्रोल, मतलब वो मैनुअल कंट्रोल या फिर वो IT कंट्रोल जिनको चलाने के लिए मैनुअल कंट्रोल की हेल्प ली गई है, जहाँ पे मैनुअल और IT मिल के काम करते हैं। क्लियर? तो कौन से कंट्रोल्स को आप परवेसिव और इनडायरेक्ट कंट्रोल बोलते हो? भैया हम जर्नल कंट्रोल को इनडायरेक्ट या परवेसिव कंट्रोल बोलते हैं। बिकॉज अगर ये इफेक्टिव होंगे तो अपने आप एप्लीकेशंस कंट्रोल, अपने आप IT डिपेंडेंट कंट्रोल इफेक्टिव हो जाएंगे। बिकॉज ये पूरे के पूरे सिस्टम पे लगाए जाते हैं।
राइट। नेक्स्ट है डैश आर द मैनुअल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट टिपिकली ऑपरेट एट द बिजनेस ऑपरेशन लेवल एंड अप्लाई टू प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेशन। वो कौन से कंट्रोल है जो इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे लगाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। यहाँ पे बच्चा क्या सोचेगा, क्वेश्चन वापस पढ़ना क्या है, आर द मैनुअल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट टिपिकली ऑपरेटिंग इन अ बिजनेस प्रोसेस लेवल, और नीचे क्या दिया हुआ है, प्रोसेस कंट्रोल। तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन याद रखना ये किस चीज़ के लिए ऊपर लगाए गए हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर। तो उनको हम क्या बोलेंगे, चाहे पर्टिकुलर एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के ऊपर कोई कंट्रोल लगाया गया है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं भैया, एप्लीकेशन कंट्रोल। क्लियर। ये जो प्रोसेसिंग कंट्रोल है ना, ये जर्नल कंट्रोल के पार्ट है, ना कि ना एप्लीकेशन कंट्रोल के। क्लियर। important which of the following audit testing method is the most effective as in the audit testing and give the best audit evidence। बेटा सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है, याद रखना आईटी इन्वायरमेंट के अंदर सबसे इफेक्टिव मेथड है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस करके आपको जितने अच्छे एविडेंस मिलेंगे उतने अच्छे एविडेंस किसी और प्रोसीजर से मिल ही नहीं सकते। तो सबसे इफेक्टिव कौन सा है, रीपरफॉर्मेंस। लेकिन याद रखना वो इफेक्टिव है, अच्छे एविडेंस देते हैं, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट का मतलब होता है कि कम टाइम में ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि रीपरफॉर्मेंस इज समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर, राइट। तो रीपरफॉर्मेंस आर द मोर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। Users training in user training in activity related to which the following IT controls। जर्नल IT कंट्रोल्स के रिगार्डिंग कब हमें यूजर्स को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, या फिर यूजर्स के ट्रेनिंग, देख जर्नल IT कंट्रोल के अंदर ना बेसिकली 4 कंट्रोल्स आते हैं। डेटा सेंटर के ऊपर जो तुम कंट्रोल लगाते हो, राइट। दूसरा प्रोग्राम चेंज के ऊपर जो कंट्रोल लगाते हो। प्रोग्राम चेंज का मतलब होता है कि भाई देख कोई भी प्रोग्राम है, अगर उसको टाइमली अपडेट नहीं करोगे तो वो यूजलेस हो जाएगा। तो प्रॉपर टाइमिंग पे जब उस प्रोग्राम में चेंजेस आने चाहिए, क्या चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करने के लिए जो कंट्रोल लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्राम चेंज कंट्रोल। असेस सिक्योरिटी, असेस सिक्योरिटी बिकॉज लगाए जाते हैं भैया डाटा के ऊपर एंड प्रोग्राम के ऊपर, कि सिर्फ वो पर्सन जिनके पास अथॉरिटी है वही डेटा या प्रोसेस को असेस को हैंडल कर सके, उन्हीं के पास उनका कंट्रोल हो। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सिस्टम एक्वायर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। कोई भी सिस्टम बनाते हुए या खरीदते हुए उसके ऊपर क्या कंट्रोल लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन कंट्रोल, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि यूजर्स को ट्रेनिंग देनी किस केस में पड़ेगी, यूजर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आप अगर किसी प्रोग्राम में चेंज करते हो। तो अगर आप किसी प्रोग्राम में चेंज करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको यूजर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई किस तरीके से अब ये सिस्टम चलेगा। तो इसके ऊपर जो कंट्रोल लगाए जाते हैं वो किस केस में लगेंगे, प्रोग्राम चेंज केसेस में, राइट। चलो आई एम सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा विक्स खा लें, उससे थोड़ा बेटर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइज सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर इज टू। सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं, ताकि डेटा और प्रोग्राम को कोई भी सिर्फ ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए कोई भी अनऑथराइज पर्सन को असेस ना कर सके, राइट। पहला क्या है, टू इंश्योर द प्रोडक्शन सिस्टम आर process to meet the financial reporting process, नहीं। to ensure the modified system continue to meet the financial reporting process, नहीं। to ensure that access to the program and the data is authentic and authorized to meet the financial reporting objective, हाँ जी सर। यही इंश्योर करने के लिए तो सिक्योरिटी पॉलिसी लगाई जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है which of the following data which of the following audit testing method give the least evidence। सबसे कम एविडेंस किस मेथड से मिलते हैं भैया, सबसे कम मिलते हैं इंक्वायरी से।
लेकिन याद रखना इंक्वायरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑडिट प्रोसीजर जो यूज़ किया जाता है, लेकिन याद रखना खाली इंक्वायरी करके आप कभी भी एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इंक्वायरी को यूज़ किया जाता है बाकी प्रोसीजर्स के साथ, राइट। अप्लाइंग डैश गिविंग द बेस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। बेटा इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। आप बोलोगे मैम रीपरफॉर्मेंस आपने बताया था ऊपर, बेटा वहाँ भी क्या था, रीपरफॉर्मेंस इफेक्टिव है एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट मेथड कौन सा है भैया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, किसका, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन का। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द सैंपल का साइज फॉर द टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ, अगर आपने सैंपल साइज डिसाइड करना है कि सैंपल साइज छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, तो कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। पहला है प्रोजेक्टेड एरर, दूसरा है टॉलरेबल लेवल, तीसरा है एक्सपेक्टेड एरर्स। बेटा देख, टॉलरेबल लेवल एंड एक्सपेक्टेड लेवल हेल्प करता है ऑडिटर को ये डिटरमाइन करने में कि उसका सैंपल साइज क्या रहेगा। मतलब टॉलरेबल लेवल का मतलब होता है कि ऑडिटर बोल रहा है कि भाई ठीक है, अगर इतनी गलती यहाँ पे मिली तो मैं मैनेज कर लूँगा। तो तुम्हारा अगर टॉलरेंस लेवल बड़ा है तो भाई कम यूनिट भी चेक करो तो काम चल जाएगा। लेकिन तुम्हारा टॉलरेंस लेवल कम है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा श्योरिटी चाहिए, तो तुम क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चेक करोगे, तुम्हारा सैंपल साइज बड़ा रहेगा। उसी के बाद है एक्सपेक्टेड एरर। तुम्हें लग रहा है कि भाई इस पॉपुलेशन के अंदर तो कोई गड़बड़ होएगी नहीं, तुम्हारा एक्सपेक्टेड एरर है ही नहीं ज़्यादा, तुम्हें लग रहा है सब कुछ सही है, तो तुम कम चेक कर लो फिर भी ठीक है। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं, इस पॉपुलेशन के अंदर तो बहुत गलती होने के चांसेस हैं, तो आप क्या करोगे, तुम्हारा सैंपल साइज बड़ा कर दोगे। ठीक है जी। अब एक आता है व्हाट इज प्रोजेक्टेड एरर। याद रखना प्रोजेक्टेड एरर फ्रेम में कब आता है, जब आपने सैंपल चूज कर लिया, उसके ऊपर आपने ऑडिट प्रोसीजर लगा लिया, सैंपल को चेक करके जो गलतियां मिली, जो एरर मिली, इसी के बेसिस पे ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है प्रोजेक्टेड एरर को। तो सैंपल साइज तो एकदम स्टार्टिंग का फेस है। अब वापस बोल रही हूँ, देख सैम्पलिंग में क्या होता है, सैम्पलिंग किस तरीके से काम करते हो, सबसे पहले आप सैंपल को चूज करते हो, ठीक है, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगा के गलतियां आइडेंटिफाई करते हो, यही प्रोसीजर है। यहाँ पे क्या है कि सैंपल साइज को चूज करने में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। अब ये तो बहुत स्टार्टिंग का है, सैंपल चूज करते हुए तो हम देखेंगे ना कि हमें कितने सैंपल चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो प्रोजेक्टेड एरर क्या है फिर बेटा, प्रोजेक्टेड एरर का मतलब है तुमने सैंपल साइज चूज कर लिया, सैंपल के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगा लिए, अब तुम्हें सैंपल को चेक करके मिली गलतियां। मान लो टोटल पॉपुलेशन थी 100 यूनिट की, तुमने उसमें से 20 यूनिट का सैंपल लिया, या फिर एक काम करो तुमने उसमें से 50 यूनिट का सैंपल ले लिया, इनको चेक किया और इसके अंदर गलतियां कितनी निकली, इसके अंदर गलतियां निकली 5 गलतियां। तो तुम क्या बोलोगे कि देखो 50 यूनिट में 5 थी, एक में कितनी और 100 में कितनी। तुमने सैंपल के बेसिस पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में प्रोजेक्ट किया कि यहाँ पे कितनी गलतियां हो सकती हैं। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरर, कि 50 में अगर इतनी गलती तो 100 में कितनी होंगी, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड। तो ये तो सबसे लास्ट में आता है। अब सैंपल साइज कितना चूज करना, ये तो बहुत स्टार्टिंग का प्रोसीजर है ना, ऑडिट प्रोसीजर लगाने से भी पहले का प्रोसीजर। तो इसके अंदर आपके सैंपल साइज को इफेक्ट करता है टॉलरेबल एरर एंड एक्सपेक्टेड लेवल, ना कि ना प्रोजेक्टेड एरर। यहाँ पे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको प्रोजेक्टेड एरर समझा सकूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और एक और चीज़ याद रखना, पॉपुलेशन में कितनी यूनिट है, क्या इससे आपका सैंपल साइज इफेक्ट होएगा, नहीं। सैंपल साइज बड़ा लेना या छोटा ये डिपेंड करेगा बाकी फैक्टर्स में, आपकी पॉपुलेशन बड़ी है या छोटी उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। चलो हाँ, नेक्स्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टॉलरेबल
एरर एंड द सैम्पल साइजेस, अभी समझाया। अगर टॉलरेबल लेवल ज़्यादा है, हमें लगता है कि हम ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, तो कम यूनिट भी चेक करो तो काम चल जाएगा। लेकिन टॉलरेबल लेवल हाई है बेटा, अगर टॉलरेबल का क्या मतलब होता है भाई, मुझे ना पॉपुलेशन चेक करना है, मैंने बोला मैं इस पर सैम्पल लगा के चेक करूँगा। अब उससे पहले मैं ये देखता हूँ सैम्पल चूज़ करने से पहले कि इस आइटम के अंदर क्या मैं ज़्यादा गड़बड़ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मतलब मुझे क्या है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा मिस स्टेटमेंट हुई और मुझसे कोई छूट भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरा टॉलरेबल लेवल कितना है, ज़्यादा है या कम, गलतियाँ सहन करने का लेवल कितना है मेरा। अगर मुझे लगता है कि भाई मैं कोई गलती हैंडल नहीं कर सकता, मुझे तो एकदम क्रिस्प रिजल्ट चाहिए, तो आपका सैम्पल साइज़ बड़ा होगा। अगर टॉलरेबल लेवल कम है तो सैम्पल साइज़ क्या होगा, बड़ा। मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलतियाँ रह भी जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा टॉलरेबल लेवल हाई है तो सैम्पल साइज कम भी चलेगा। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है भैया, इनवर्स। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। विच फॉलोइंग इज नॉट ए एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें से कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। पहला है, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने डाल दिया, बिकॉज मुझे आपको एग्जांपल देना था कि किस चीज़ का एग्जांपल है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। पहला है ट्रेसिंग ऑफ परचेज रिकरिंग ऑन द परचेज बुक टू द परचेज इनवॉइस। कितनी परचेज हुई है ये आप चेक करो, कहाँ से, परचेज बुक से, उसके इनवॉइस से। तो ये क्या है, दिस इज वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ना कि ना एनालिटिकल प्रोसीजर। इसके बाकी एग्जाम्पल पढ़ना जरा। कंपेयरिंग द एग्रीगेट वेजेस पेड टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, आपने क्या किया, कंपेयर कर रहे हो, तो ये क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर। दूसरा क्या है, कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो अ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो कौन से वाला नहीं है, फर्स्ट, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, परचेज को चेक करने के लिए उसके इनवॉइस को देख रहे हो कि ठीक से इनवॉइस में वो एंट्री बुक है कि नहीं है, उसको हम बोलते हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, एक केस स्टडी के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा पढ़ना। व्हेन नो रिप्लाईज इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर एज ए पार्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, द ऑडिटर शैल परफॉर्म। कि भैया आपने डेटर को कंफर्मेशन भेजा और कंफर्मेशन नहीं आई, उस पर रिप्लाई नहीं आया, तो आप क्या करोगे। आपको याद है जब हम 505 में पढ़ते हैं कि अगर किसी पार्टी से रिप्लाई ना आए तो आप क्या करोगे, आप एडिशनल प्रोसीजर करोगे। अब डेटर के केस में क्या एडिशनल प्रोसीजर होने चाहिए, डेटर के केस में क्या प्रोसीजर रहेगा भैया, आप क्या करोगे, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो आप एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। एडिशनल प्रोसीजर में दो चीज़ आती है, याद रखना। देख स्पेसिफिकली डेटर के बारे में बात कर रही हूँ, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है और मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है कि पेपर में क्वेश्चन आ गया। ये तो चलो ट्रू एंड तुम्हारा MCQ है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि अगर किसी डेटर के ऊपर रिप्लाई नहीं आया किसी कंफर्मेशन का तो तुम क्या करोगे, तुम लिख के आ जाओगे मैं एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, अगर नीड पड़ेगा तो मॉडिफाई कर दूंगा ओपिनियन। नहीं, कौन कौन से एडिशनल प्रोसीजर हैं पेपर में पूछ लिया तो क्या करोगे। तो भैया दो प्रोसीजर हैं जो आप कर सकते हो। पहला सब्सिक्वेंट कलेक्शन। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है कि ठीक है आपने कंफर्मेशन मांगी, वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद पूरे साल में अगर उस पार्टी से कोई भी पेमेंट आ रही है तो उसके ऊपर ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरा है agreeing the detail of the respective balance to the customer's remit advice. Clear? These are the two procedures, these are two additional procedure जो अगर डेटर ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर रिप्लाई नहीं किया तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा। पेपर में आ सकता है कि कौन कौन से प्रोसीजर्स है, कौन कौन से एडिशनल प्रोसीजर जो ऑडिटर परफॉर्म करेगा अगर डेटर के ऊपर एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आया। ये वो क्वेश्चन है भाई जिसके पे बच्चे बहुत गप मार के आ सकते हैं। क्लियर? इसका जरा एक बार पॉइंट नंबर C भी पढ़ना। एडिशनल टेस्टेड इंक्लूड
preparing of the detailed analysis of the balance, ensuring it consists of the identifying transactions and confirming this revenue transactions actually occur. ये ना, ये भी ऑडिट प्रोसीजर है जो हम जर्नली लगाते हैं, लेकिन अगर हमने 505 के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा है और उस पर रिप्लाई नहीं आया, तो इस केस में ये प्रोसीजर लगेगा, ये दो प्रोसीजर लगेंगे। दे आर ऑल्सो द प्रोसीजर। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं ना कि भैया अगर कंफर्मेशन पे रिप्लाई नहीं आए तो क्या करोगे, तो ये दो प्रोसीजर है। ये तो जर्नल प्रोसीजर है जो ऑडिटर वैसे भी परफॉर्म करेगा ही करेगा। क्लियर? चलो अच्छा एक बात बताओ, एक काम करूं क्या, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला नोट्स का लिंक भेज दूं आपको, ताकि जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना वो आपको मिल जाए, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। क्लियर? चलो आगे है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग फेज इज नॉट कैपिटलाइज। अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बात बताओ, टेंजिबल एसेट्स के अंदर कौन सी एक्सपेंडिचर है जो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते भैया? डेवलपमेंट से पहले के और डेवलपमेंट के बाद के। अगर डेवलपमेंट से पहले आप रिसर्च कर रहे हो तो वो कभी भी तुम्हारे कैपिटल का पार्ट नहीं रहता, और डेवलपमेंट के बाद अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो भी तुम्हारे कैपिटल में ऐड नहीं होता, दे आर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स है। कोई सॉफ्टवेयर है बनाना है, ऐसा ना बनाने लग जाओगे, डेवलप करोगे, तो पहले रिसर्च तो करोगे ना। जो रिसर्च वर्क होता है कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डैश आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट टू प्रोवाइड फॉर ए नॉन लायबिलिटी फॉर विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। डैश आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है भैया? कोई भी ऐसी आइटम जिसको तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपने एक्सपेंडिचर में डाल सको, चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर चार्ज लगा सको। ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट कम होता है। ठीक है जी, तो ऐसा कौन सी आइटम है जो चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो क्यों मेंटेन किया जाता है फॉर नॉन लायबिलिटी, जो लायबिलिटी के बारे में पता है लेकिन अमाउंट आप एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। बिकॉज अगर कोई लायबिलिटी है और आप उसको नॉन मतलब एग्जैक्ट अमाउंट डिटरमाइन कर पाओगे तो वो तो लायबिलिटी बन गई, तो प्रॉफिट में चार्ज नहीं होगा, लायबिलिटी में चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा आइटम होता है जो प्रॉफिट पे चार्ज होता है भैया? उसको हम बोलते हैं प्रोविजन। राइट? कुछ बच्चों को ना रिजर्व एंड प्रोविजन के अंदर समझ में नहीं आता डिफरेंस, जरा ध्यान से सुनना। जर्नली जो प्रोविजन, जर्नली नहीं हमेशा जो प्रोविजंस होते हैं ना वो क्या होते हैं? दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो जितने भी प्रोविजन हो गए तुम्हारे एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गए। जबकि जब हम बात करते हैं रिजर्व्स की, रिजर्व आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डिस्क्लोज किए जाएंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस बना लोगे उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसके अंदर कुछ शेयर को अलग से रखने को रिजर्व बोलते हैं। मेन डिफरेंस समझ में आता है। रिजर्व प्रोविजन का क्या मतलब है बेटा? देख, इतनी इनकम है, मान लीजिए 10 लाख रुपए, जब तुम एक्सपेंडिचर लिखोगे अगर ड्यूरिंग दैट कोई भी प्रोविजन बनाया तो वो तुम्हारे एक्सपेंडिचर का पार्ट रहेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोविजन। रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व का बेसिकली मतलब होता है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, इनकम आ गया, माइनस कर दिया एक्सपेंडिचर, लास्ट में आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में से आपने कुछ शेयर एप्रोप्रिएट अलग करके रख दिया, उसको हम बोलते हैं रिजर्व्स। बात समझ पा रहे हो पक्का से? चलो जी, नेक्स्ट आता है आपका PQR and associate, a firm of chartered accountants has 3 partners. PQR, the firm is already have been audited of 60 public companies. Now the firm got an offer from a 3 company audits
out of which one is a dormant company, second is a one person company and the third is a private company having a paid up capital of the 90 crores in this situation. बेटा देख आपका सेक्शन 143 का सब सेक्शन 3 का क्लोज जी पता क्या बोलते हैं, सब सेक्शन उसका बोलते हैं कि भैया एक सीए एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडिट ले सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसा ना हो कि सारे के सारे ऑडिट एक ही पर्सन के पास चला जाए, ठीक है, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या होगा, एक पर्सन के पास अगर बहुत ज़्यादा ऑडिट है तो वो कभी भी सारे ऑडिट अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट ने क्या किया, एक लिमिट लगा दी। उसने बोला कि एक सीए मैक्सिमम 20 ऑडिट ले सकता है। एक सीए बोला, एक सीए फर्म नहीं बोली। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सीए फर्म के अंदर 3 सीए हैं तो इंडिविजुअली हर एक 20 ले पाएगा, मतलब पूरी फर्म 60 ले पाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस का मतलब है कि ये कंपनी की चाहो तुम कितने भी ऑडिट ले लो, ये तुम्हारे 60 में काउंट नहीं होंगे। कौन कौन से? 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और उसके अलावा वो प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है। मतलब 100 करोड़ है तो काउंट हो जाएगा, 100 करोड़ से कम है, ठीक है जी। हमारे केस में क्या, ऑलरेडी 60 कंपनीज हो चुकी हैं, 3 पार्टनर है, ईच अगर 20 ले सकता था तो 60 पब्लिक कंपनी है, तो ऑलरेडी हमारी लिमिट तो एग्जॉस्ट हो गई। लेकिन जो नए ऑडिट आए हैं वो किसके हैं? डॉर्मेंट कंपनी ले सकते हैं बिकॉज इस काउंट नहीं होते 20 के अंदर, 1 पर्सन कंपनी काउंट नहीं होते, और वो प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है, यहाँ पे कितना है 90 करोड़। तो ये तीनों के तीनों ऑडिट आप ले सकते हो। क्लियर? चलो जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ SW लिमिटेड वॉज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसने अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। ऑफ द SW लिमिटेड, वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ SW लिमिटेड नेम मिस्टर वाई वॉज द ओपिनियन डेट रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ SW वुड बी डिसाइडेड only by the member of SW लिमिटेड in the first AGM of SW लिमिटेड। बताओ जी सही है गलत है? बेटा देख जर्नल प्रोविजन में क्या रहता है, अदर देन द फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रही हूँ, हाँ मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं रेम्यूनरेशन। लेकिन याद रखना फर्स्ट ऑडिटर के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रेम्यूनरेशन डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सबसे पहला राइट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, राइट। सबसे पहला राइट किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में नहीं कर पा रहे तो 90 डेज के अंदर कौन करता है? मेंबर्स। फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रही हूँ, सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो अपॉइंट ही कौन करता है? मेंबर्स। फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, अगर वो अपॉइंट कर पाए तो ठीक है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर वो नहीं कर पाते तो मेंबर्स करते हैं 90 डेज के अंदर। बात समझ पाए? अब यहाँ पे ना छोटा सा ट्विस्ट याद है कि अगर एक्ट ने लिखा है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया है तो वो उसकी रेम्यूनरेशन भी फिक्स कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे किसने अपॉइंट किया? कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। तो इस केस के अंदर कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। क्लियर? हाँ, एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है तो दे मे डिसाइड रेम्यूनरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रेम्यूनरेशन डिसाइड कर पाए तो मेंबर्स करेंगे, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ओनली मेंबर्स ही करेंगे, ठीक है। पहला राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है अगर उन्होंने अपॉइंट किया है। अब दूसरा केस बनता है, जैसे फर्स्ट ऑडिटर है, यहाँ पे 30 दिन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, अगर वो नहीं कर पाते तो 90 डेज में मेंबर्स करते हैं। अब मानो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पाए, मेंबर्स ने अपॉइंट किया, तो क्या इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है रेम्यूनरेशन डिसाइड करने की? नहीं जी। एक्ट में लिखा है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया है तो ही अगर वो चाहे तो रेम्यूनरेशन भी डिसाइड कर सकती है। क्लियर? याद रहेगा? चलो जी, इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट
जस्ट अ मिनट, हम बस पहुंच गए। आप बोलोगे मैम आपने कितने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। बेटा बहुत इजी डिस्कस करके भी क्या करेंगे, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम ना, तुम्हारे भी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो जहाँ पे मुझे लगता है कि भाई गड़बड़ हो सकती है वही डिस्कस करूँगी। हर चीज़ डिस्कस करके सिर्फ ये नहीं है कि मैं बोलूँ क्या मुझे वीडियोज़ पे वीडियोज़ बनानी है, बच्चों का टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो जो इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ मिस्टेक्स हो सकती है सिर्फ वही डिस्कस कर रही हूँ, या फिर जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंड बेस्ड वीडियो, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंड बेस्ड एडवांस। इसमें से कौन सा फंड बेस्ड एडवांस है। बेटा देख, एडवांस दो तरह के हो सकते हैं, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड वो एडवांस होते हैं जहाँ पे बैंक के यहाँ से पैसा उसने अपने क्लाइंट को दिया। नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस वो होते हैं जहाँ पे फंड का ट्रांसफर नहीं हो रहा। आप बोलोगे मैम ये नॉन फंड वाला कैसे है, फिर वो एडवांस कैसे है। बेटा देख, जैसे गारंटी है, बैंक ने किसी पर्सन की गारंटी दी कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं दे दूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, उसने मिस्टर एक्स को पैसे नहीं दिए लेकिन गारंटी दी। कल अगर ये पैसे नहीं देता तो जाके उसको फिर पैसे देने पड़ेंगे, तब ये फंड बेस्ड गारंटी बन जाएगी, एडवांस बन जाएगा। तो फंड बेस्ड एडवांसेस कौन से हैं, टर्म लोन यस, फंड बेस्ड एडवांसेस हैं। कैश क्रेडिट यस, डिमांड लोन यस। तो सारे के सारे कौन से के एग्जाम्पल है, फंड बेस्ड एडवांसेस के, राइट। चलो जी, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन आर यूजुअली डन एट विच स्टेज ऑफ द बैंक ऑडिट। बेटा बैंक ऑडिट के केस में ना टीम डिस्कशन, जो ऑडिट गई है, ऑडिट की टीम गई है, उसका डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ पे किया जाता है, वैसे तो पूरी ऑडिट में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लान बनाते हुए। याद रखना, प्रोग्राम की बात नहीं हो रही, प्रोग्राम तो प्लान के बाद बनता है। तो यहाँ पे कहाँ पे डिस्कस किया जाता है, व्हाइल द डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट है the NFR NAFRA is LAFAR is to be submitted before the dash every year। बेटा RBI क्या करता है, हर साल जब भी बैंक ऑडिट होता है तो उससे पहले ना एक लाफार, एक स्टेटमेंट, एक फॉर्म सबमिट कर देता है, जो हर ऑडिटर को सबमिट करना पड़ता है, जो भी बैंक ऑडिट कर रहा है, बैंक के बारे में ही होता है, जिसको हम बोलते हैं लाफार। जस्ट लाइक अ चेक लिस्ट, ठीक है। ये कब सबमिट करना होता है भैया, ये करना होता है 30 जून तक। कब तक, 30 जून तक, ठीक है जी। तो उसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी ड्राइंग पावर इन केस ऑफ द कंसोर्डियम एडवांसेस इज कंप्यूटिंग अनअलोकेटेड टू द मेंबर्स बैंक बाय द कंसोर्डियम। एडवांस क्या होते हैं बेटा, बहुत बार कुछ कंपनीज को जो एडवांस दिए जाते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, किसी एक सिंगल बैंक के लिए देना प्रैक्टिकल नहीं होता, तो कुछ बैंक मिलके देते हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं कंसोर्डियम एडवांसेस। और कंसोर्डियम एडवांसेस के अंदर एक बैंक होता है जिसको हम बोलते हैं लीड बैंक। वही क्या करेगा, वही सारी पॉलिसीज बनाएगा, वही डायरेक्ट क्लाइंट से डील करता है, क्लाइंट जो पैसे देना होता है वो उसी को देता है, फिर वही सारे बैंक को डिवाइड करता है। तो भैया जो ये कंप्यूटेशन है ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा लीडिंग बैंक, राइट। अच्छा एक और चीज़ बताओ, एक और क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करूंगी, डेट इज द ड्राइंग पावर। पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राइंग पावर के रिगार्डिंग जो कौन डिटरमाइन करता है, क्या कैसे कोई भी बैंक अपना ड्राइंग पावर निकालेगा किसी क्लाइंट के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी, देख ड्राइंग पावर हर कस्टमर के लिए अलग अलग निकालता है बैंक, और उसके अकॉर्डिंग सीसी लिमिट प्रोवाइड की जाती है ना। तो ये ड्राइंग पावर कैसे कंप्यूट किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर कौन बनाएगा, तो बेटा इसके रिगार्डिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाता है बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बैंक का जो बोर्ड है ना, हर बैंक अपने ड्राइंग पावर की अलग पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाता है। पेपर में आ सकता है आरबीआई बनाता है क्या, नहीं, बोर्ड बनाता है। क्लियर, चलो जी अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। A Limited has been assigned a cash credit limit of 20 lakh as against its
बुक डेटर फर्निश एज अ सिक्योरिटी, व्हाट काइंड ऑफ द सिक्योरिटी क्रिएट इन इट, यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी क्रिएट की गई है। क्या हुआ, बैंक ने लोन दिया, सीसी दिया 20 लाख का, उसके बदले में उसने अपने डेटर दे दिए। डेटर का मतलब है कि भाई कल जो पेमेंट आनी है वो तुम ही ले लेना डायरेक्ट। इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है सेट ऑफ। सेट ऑफ का बेसिकली मतलब क्या होता है बेटा, सेट ऑफ का मतलब होता है, मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, उसने एक पार्टी को लोन दिया, उसी पार्टी का बैंक या बैंक के किसी भी ब्रांच के अंदर कोई डिपॉजिट है, तो उसने बोला है काम करो, इसको मेरी सिक्योरिटी मान लो, कल मैं पैसे ना दूं तो उसे सेट ऑफ कर लेना। अपने एक्शनेबल क्लेम के ऊपर राइट देना इज कॉल्ड असाइनमेंट। ठीक है, अपनी लाइबिलिटी के 2 वर्ड्स अपनी कोई एसेट देके बोल देना कि इससे कंपनसेट कर लेना, दिस इज सेट ऑफ। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो। एक ही पार्टी से लेना है, एक ही पार्टी को देना है, तो वहां पे सेट ऑफ होता है। असाइनमेंट का मतलब है मैंने अपने एक्शनेबल क्लेम दे दिए, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। जहां पे मेरा पैसा लेने का राइट था, मैंने राइट दे दिया, इस राइट को हम बोलते हैं असाइनमेंट। राइट, सेट ऑफ होता है अगर सेम ही बैंक के अंदर आप लाइबिलिटी भी हो और एसेट्स भी। तो आपने बोला कि चल यार मेरी एसेट्स में से सेट ऑफ कर लियो, जो तुझे मुझे देना है वो मत दियो। Every LLP would be required to file the annual form in the annual return in the form with the ROC within the 60 days of the closure of the financial year। कौन से फॉर्म में देती है, फॉर्म 9। ठीक है जी, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, in addition to the audit certificate in prescribed form and the various schedules, the audit of corporate society is to apply state how to answer the 2 set of the questionnaire called। बेटा देख, जब भी ऑडिटर कॉर्पोरेट सोसाइटी की ऑडिट के लिए जाता है वो क्या करता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट तो देता ही है, उसके साथ एक शेड्यूल देता है। इस शेड्यूल के अंदर बेसिक चीज़ें आती हैं। बेसिक चीज़ें जैसे कि मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन है जो उसको लगता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन गलत है, राइट, ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे मैनेजमेंट ने ठीक से काम नहीं किया, उसके बारे में उसकी लिस्ट जाएगी शेड्यूल के अंदर। उसके अलावा कोई भी पैसे जो आए बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डिस्क्लोज होने चाहिए थे, नहीं हुए। उसके अलावा ऑडिटर को लगता है कि भाई जो ये वाला जो अमाउंट है, ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्स्ट्रा किया गया है, ऐसी कोई भी चीज़ होती है वो सारी की सारी डिस्क्लोज की जाती है शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो इन केस ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देता है, उसके अलावा एक शेड्यूल देता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर ये इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट सोसाइटी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, तो इस केस में ऑडिटर देता है नील रिपोर्ट। इस शेड्यूल में क्या जाएगा, इसको हम बोलेंगे नील रिपोर्ट। याद रखना, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें। इसके अलावा आप देते हो एक सेट ऑफ क्वेश्चनेयर जिसकी यहाँ पे बात की गई है, विच इज ऑल्सो नोन एज द ऑडिट मेमो। ये 2 सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 1 and 2। 1 जो है वो जर्नल नेचर का होता है, सारी की सारी कॉर्पोरेट सोसाइटीज के ऊपर लगता है। सेकंड जो है 2 जो है वो स्पेसिफिक सोसाइटीज के ऊपर लगता है। इसके अलावा ऑडिटर देता है एक नरेटिव फॉर्म। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये दी जाती है चेयरपर्सन को, देख चेयरपर्सन के पास और भी बहुत सारे काम है, इसलिए क्या जाता है उसको एक नरेटिव फॉर्म दिया जाता है, जहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सब कुछ कहाँ पे लिख देते हैं हम अपने पार्ट 1 के अंदर, और जितना भी रूटीन का जो चीज़ें हैं वो लिखा जाता है पार्ट 2 के अंदर। ये इसलिए बनाया जाता है, ये स्पेसिफिकली चेयरपर्सन के लिए बनाया जाता है कि उसको पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ने की नीड ना पड़े, वो खाली नरेटिव फॉर्म को समझ जाए कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। क्लियर। तो ऑडिटर जब भी कॉर्पोरेट सोसाइटी के यहाँ पे ऑडिट करने जाता है तो वो क्या क्या देता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, इसके साथ शेड्यूल देता है। शेड्यूल के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन डाली जाती हैं अगर उसको ज़रूरत लगती है तो, और अगर कोई ट्रांजेक्शन किसी शेड्यूल के अंदर नहीं गई तो इस केस में वो देता है नील रिपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं, नील रिपोर्ट। उसके अलावा देता है क्वेश्चन एयर। 2 सेट ऑफ क्वेश्चन एयर जाते हैं, 1 and 2। 1 जो है वो जर्नल नेचर का है जो सारी सोसाइटीज़ में जाता है, जो सेकंड है वो स्पेसिफिक नेचर का है जो स्पेसिफिक सोसाइटीज़ के केस में जाते हैं। दिस क्वेश्चन एयर ऑल्सो नोन एज अ ऑडिट मीमो। इसके अलावा आप देते हो एक नरेटिव रिकॉर्ड जो स्पेसिफिकली जाता है किसके लिए,
चेयरपर्सन के लिए। इसमें भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, पार्ट 2 के अंदर रूटीन की चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द लोकल बॉडी द ऑडिटर एरिया ऑफ द ऑडिट डज नॉट इंक्लूड। लोकल बॉडी मतलब जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, इन सब का ऑडिट करते हुए कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे एरिया के अंदर नहीं आती। बेसिकली जब भी हम लोकल बॉडीज़ के ऑडिट के लिए जाते हैं ना, तो उनके फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर 3 तरह के कंट्रोल आते हैं, बजटरी प्रोसीजर, एक्सपेंडिचर कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। हम इन तीनों को ही चेक करते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इनके पूरी की पूरी हायरार्की का पार्ट है ही नहीं, इनके पूरे के पूरे सिस्टम का पार्ट है ही नहीं। जब इन्हीं का पार्ट नहीं है तो हम क्यों चेक करेंगे? क्लियर? तो दीज आर द 3 एरियाज जो हम चेक करते हैं, राइट? नेक्स्ट है, आफ्टर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज इंकर्ड एंड द अकाउंट्स आर क्लोज्ड। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं वो अकाउंट करने के बाद बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद इन बुक्स को कौन चेक करता है? बेटा ये मत सोचना इसके बाद डायरेक्टली चेक कौन करता है? CAG नहीं, ऑडिट तो बाद में होता है। उससे पहले आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका स्क्रूटनी करता है। इसमें बेसिकली पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं जो उनको चेक करते हैं। उसके बाद फिर CAG का नंबर आता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट, बच्चों को ये पॉइंट याद नहीं रहता, मिस कर देते हैं। नेक्स्ट ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला। आई थिंक हमारे 1-2 क्वेश्चन रहते होंगे बस, मैक्सिमम 1 तो रहता है, मतलब 1 से ज़्यादा है कि नहीं देख लेते हैं, बट ऑलमोस्ट डन है। अब ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। चलो जी, 2 तो हैं ही। नेक्स्ट है, डैश एग्जिस्ट व्हेन एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज ईदर मिसिंग or not operating effectively to prevention or detection of material misstatement on a timely basis। इसको क्या बोलेंगे? या तो इंटरनल कंट्रोल है नहीं, अगर है तो इफेक्टिव नहीं है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल डेफिशिएंसीज। क्या ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है? नहीं। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज कौन सी होती हैं बेटा? कंट्रोल डेफिशिएंसीज का क्या मतलब है? या तो कंट्रोल है नहीं, है तो इफेक्टिव नहीं है। अब होता है क्या, जितने भी हमें कंट्रोल डेफिशिएंसीज मिलती हैं हम सारी की सारी ऑल कंट्रोल डेफिशिएंसीज को मैनेजमेंट को बताते हैं। ठीक है जी, ऑडिट मीमो जिसको बोलते हैं, राइट? और उसमें से भी सारे में से जो हमें बहुत सिग्निफिकेंट लगती है वो हम TCWG के साथ डिस्कस करते हैं। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज वो डेफिशिएंसीज हैं जो हम TCWG के साथ डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, डैश रिक्वायर्ड firm to stabilize policy and procedure for the retention of dash. The retention period for the audit engagement ordinary is not shorter than dash for the date of the audit report and or after the date of the group audit report। किसने बोला है कि हमें क्या रखना है और कितने पीरियड के लिए रखना है? बेटा SQC 1 बोलता है कि हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। बात समझ पा रहे हो? कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है और मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादातर बच्चों को ये डाउट होना चाहिए कि मैम ऐसे 230 नहीं बोलता क्या? बेटा जरा ध्यान से सुन, बहुत हाई लेवल की बात बोलूँगी, मतलब इंटर के बच्चों के दिमाग में घुससे तो बहुत ही बढ़िया, फाइनल लेवल की बात है, लेकिन एक क्लैरिटी लेके चलना। आप ना जब भी एक्सक्यूसिव की बात करते हैं ना, एक्सक्यूसिव बोलता है फर्म लेवल की बात, वो बोलता है कि भैया फर्म अगर कोई भी एंगेजमेंट या मतलब एंगेजमेंट का मतलब है ऑडिट की सर्विस दे, तुम्हारा अश्योरेंस की सर्विस दे, रिव्यू की सर्विस दे, किसी भी सर्विस के अंदर वो किस तरीके से काम करेगा, वो फर्म लेवल पे क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएगा, ये लिखा गया है एक्सक्यूसिव 1 के अंदर। जबकि जब मैं बात करती हूँ स्टैंडर्ड, कोई भी ऐसे बेसिकली बात करता है कि कोई भी ऑडिट करते हुए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे 230 ने बोला है कि ऑडिट करते हुए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हम 7 साल के लिए रखें। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है भैया? यहाँ लिखा गया है कि फर्म लेवल पे से कौन सी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बननी चाहिए कि किसी भी एंगेजमेंट के रिगार्डिंग आपके डॉक्यूमेंटेशन कब तक मेंटेन रहेंगे। किसी भी एंगेजमेंट के अंदर, ऑडिट की बात नहीं हो रही, किसी भी एंगेजमेंट के अंदर फर्म लेवल पे से कौन से प्रोसीजर बनेंगे। तो भैया फर्म लेवल की पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने की बात करता है आपका एक्सक्यूसिव 1, ना कि ना ऐसे।
ऐसे तो बात करते हैं कि किसी एक ऑडिट या ऑडिट के अंदर तुम्हारा क्या काम होएगा, वो रिव्यू एश्योरेंस बाकी एंगेजमेंट के बारे में बात नहीं करते, और वो फॉर्म लेवल पे बात नहीं करते, वो बात करते हैं ऑडिट लेवल की कि इस ऑडिट में कैसे काम करना है भैया, बात क्या है। ये डिफरेंस समझ के चलो, अगर ये समझोगे ना तो फाइनल में जाके भी काम आएगा। क्लियर? यहाँ पे जितना मुझे लगता है आपका नहीं खत्म हुआ है, एक और क्वेश्चन अभी रहता है, ठीक है। When information is to be used as audit evidence has been prepared using the work of management expert, the auditor shall, to the extent necessary, having regard to the significance of that expert work for the auditor purpose। क्या ऑडिटर, देख मैनेजमेंट एक्सपर्ट की क्या मतलब होती है, देख फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है बेटा, मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए बेटा बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे उसे किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ सकती है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिजर्व बनाना था किसी लीगल प्रोविजन के रिगार्डिंग, तो भैया किसी लॉयर की हेल्प लेनी पड़ सकती है कि कितने चांसेस है कि हम कितने जीतेंगे कितने हारेंगे, उसी के बेसिस पे प्रोविजन बनाएंगे ना। तो मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट की हेल्प ली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब कई बार क्या होता है, इस एक्सपर्ट के किए गए काम को ऑडिटर चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के किए गए काम को मैनेजमेंट ऑडिटर यूज करेगा कि नहीं करेगा, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ऑडिटर मैनेजमेंट के और एक्सपर्ट ने जो काम किया है उस काम को यूज़ करेगा कि नहीं करेगा, ये डिसाइड करने के लिए वो 3 चीज़ें चेक करता है। पहले वो चेक करता है उस एक्सपर्ट का कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेता है। फिर वो देखता है क्या उसके पर्पस के लिए वो काम अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। इन तीनों के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करता है कि भैया उसे उस क्लाइंट एक्सपर्ट का काम यूज़ करना है या नहीं करना। ठीक है जी, अगेन ये टॉपिक डिस्कस करना था इसीलिए क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट है, इन डिजाइन एंड परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल द ऑडिटर शैल परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर इन कॉम्बिनेशन विद द इंक्वायरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, इंक्लूडिंग जब भी हम इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। पहला तो क्या वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरा, ये किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी थी कि नहीं थी पूरे साल, किसने लगाए और कैसे लगाए। इन सारी चीज़ों की हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं जब हम इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो राइट बेटा, यहाँ ख़त्म होते हैं आपके एमसीक्यूज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा किसी भी एमसीक्यू या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, वो तो बोलने की बात है ही नहीं, आपको पता ही है। बाकी मैंने ये पूरा का पूरा जो है ये वाला डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं cajgarg1817@gmail.com पे, राइट। एंड हाँ, एक और चीज़ अनाउंस कर दूँ, आजकल ऑफ़र चल रहा है हमारा जो समरी बुक है उसके ऊपर। समरी बुक भाई जहाँ से आप हर चीज़ रिवाइज़ कर सकते हो बहुत जल्दी, वो समरी बुक जिसके अंदर आप सिर्फ पढ़ नहीं सकते, आप सुन भी सकते हो। हर चैप्टर की समरी भी आपको मिलेगी, मतलब ऑडिबल फॉर्म में भी मिलेगी, ताकि लेटे लेटे आप बस रात को एक चैप्टर सुन लिया और हो गया आपका रिवाइज। तो ये समरी जो है अभी अवेलेबल है 50% ऑफ में। ठीक है जी, तो आप चाहें तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर कहाँ पे प्लेस करना है, अगेन वही व्हाट्सएप नंबर या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। क्लियर? बाकी आप दिल्ली में रहते हो तो आप लक्ष्मी नगर में जाके भी इसको खरीद सकते हैं, आपको जल्दी मिल जाएगा। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।